Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Zainab Javed, practicing clinical psychologist and founder of Positively Happy. Once again, आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे स्पेशल गेस्ट, मेरे स्टूडेंट, एक होनहार स्टूडेंट जो कि अब खुद प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको पता है कि हमारी फील्ड में मेल साइकोलॉजिस्ट बहुत कम हैं। मुझे खुशी होती है ये देख के कि अवैस जो आज हमारे साथ हैं, इनके जैसे अच्छे मेल साइकोलॉजिस्ट आज हमारे साथ है। मोहम्मद अवैस असलम हमारे साथ है, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ही इज़ वर्किंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट अल नुसरत मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर एंड डूइंग क्लिनिकल प्रैक्टिस एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन गुजरांवाला। अब हमारे पास गुजरांवाला से भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, रमज़ान तो अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। अवैस आपको तो हमने हमेशा हंसते खेलते जोक्स करते देखे, अभी भी वैसे ही हैं या चेंज हो गए हैं? नहीं मैम, जब बंदा प्रैक्टिकल फील्ड में आता है तो थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है, वो थोड़ा सा नहीं, ये बीइंग ए बात मुझे प्रोफेशनल जो बिल्कुल है। बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको मैं चेंज नहीं देखना चाहती, आपको मैं वैसे ही देखना चाहती हूँ। जी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह फील्ड मैम। आपको हंसने से तो मना नहीं ना करती। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, कोशिश तो बस यही है कि जितना अच्छा हम लोग अपने सोसाइटी को पे कर सकें, बीइंग अ पॉजिटिव वे। तो मैं तो बस यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल अच्छा काम करें हम अपनी फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही है। अवैस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपनी पब्लिक को बताती चलूं। अवैस तुम्हारी फैन फॉलोइंग बड़ी है, लोग बड़ा आना शुरू हो गए, लगता है सारे आपके जानने वाले हैं, आज व्यूज बड़े आ रहे हैं। चलें, वेरी गुड। आज का जी हमारा मैम। टॉपिक है, इज इट ओके फॉर मेल्स टू बी इमोशनल। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, एशियन सोसाइटी में, बस औरतों को इमोशंस के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, मर्दों को प्रैक्टिकलिटी के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़े से बाइस्ड हो जाते हैं, ये कहते हैं कि फीमेल्स इमोशनल है, मर्द प्रैक्टिकल है, तो हम सब कहीं ना कहीं ये बाइसनेस शो कर देते हैं। अवैस आपसे कुछ सवाल पूछती चलूंगी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपने कभी इमोशनल मेल्स देखे हैं? ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते? मैडम, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपकी क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि जितना एक फीमेल इमोशनली परसीव करती है चीज़ों को, उसी तरह एक मेल है, एक जो मर्द है, वो भी अपने इमोशनली जो है ना वो परसीव कर रहा होता है। ठीक है? तो लिहाजा ये कि मेल और फीमेल ये दोनों इक्वली ही इमोशनली बैलेंस कर रहे होते हैं। लेकिन अलबत्ता ये कि हमारी सोसाइटी क्या कर रही होती है कि फीमेल को अगर वो इमोशनली हो रही होती है, या एक औरत जो है वो इमोशनली अगर रो पड़ती है या फिर वो खौफजदा होती है, तो वो एक एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी उसको कबूल करती है। ठीक है? जबकि अगर हम लोग उसकी निस्बत अगर मर्द की तरफ देखें, तो अगर वो मर्द रोता है या डरता है या मतलब इमोशनली बैड फील करता है, तो सोसाइटी उसको फील नहीं करती और ना ही उसको एक्सेप्ट करती है। सोसाइटी उसको बेसिकली कंसिडर कर रही होती है कि हम लोग जो हैं बहुत बहादुर हैं और हम लोग हालात का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक मेल और फीमेल के इक्वली इमोशंस होते हैं, और उसको और अगर आपकी बात का मैं आंसर देना चाहता हूँ कि जो इस तरह की इमोशनली अनहेल्थी पर्सन जो होते हैं, लाइक मेल जो हैं, वो मैंने बिल्कुल देखे हुए हैं। और वो ड्यू टू उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह यही होती है मोस्ट प्रॉबली कि हमारे जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता, फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आ जाती हैं, और बाज़ का हमारे पर्सनल रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इमोशनल जो है, एक मेल जो है, वो अनहेल्थी और अनइमोशनली जो है ना वो वीक और सैड महसूस कर रहा होता है। बड़ी खूबसूरती से आपने अवैस इस सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि चलें, अवैस के पास तो आते ही होंगे मेल क्लाइंट्स, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे क्लिनिक में भी मेल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जो मेल्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दूँ
कि मेरे क्लिनिक मेल्स आते हैं, वो रोते हैं, वो अपने इमोशंस के बारे में बताते हैं, ज़ारों कतार रोते हैं। इतने टिश्यूज़ फीमेल्स के लिए यूज़ नहीं होते जितने मैं मेल्स के आने पे रखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी किसी के सामने रोए ही नहीं होते। यही रीज़न्स हैं कि आप रिसर्चेस देखें जो कि हार्ट अटैक पे हुई हैं, ब्लड प्रेशर पे, हाइपरटेंशन पे हुई हैं, वो यही बताती हैं कि ज़्यादा कार्डियक इश्यूज़ जो कि हैं वो मेल्स में होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि अवैस ने कहा कि सोसाइटी जो है उन इमोशंस को दिखाने नहीं देती। सो अवैस मुझे ये बताएं कि फिर इसके साइड इफेक्ट्स आते क्या हैं मेल्स के ऊपर? आप भी एक मेल हैं, आपने इसके क्या साइड इफेक्ट देखे हैं और आपने अपनी प्रैक्टिस में मेल्स के ऊपर क्या-क्या इसके साइड इफेक्ट्स देखे? जी मैडम, इसमें सबसे पहले तो ये है कि साइड इफ़ेक्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि जब एक मर्द एक प्रॉब्लम को फेस करता है, लाइक किसी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, वो चाहे आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिहाज से हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ के लिहाज से हो, चाहे उसके पर्सनल अपनी एक आइडेंटिटी के लिहाज से हो। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से एक मेल के ऊपर एक इमोशनली इम्बैलेंसमेंट आती है, ठीक है? जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है वो क्या कर रहा होता है कि वो दबाता है, नहीं जी मैं ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर नहीं पा रही होती, ठीक है? इसी वजह से जो है आप कह लें कि जब हम लोग इसको मूव करते हैं तो उसकी वजह से ऐसे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वो एक बड़ा कॉमन एक डिसऑर्डर है, उसका नाम डिप्रेशन है, दूसरा क्या है एंजाइटी है, ठीक है? ये एक हमारी सोसाइटी में बड़े कॉमन पाए जाते हैं, ठीक है? डिप्रेशन एंजाइटी आजकल तो मोस्ट प्रोबेबली हर घर के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जा रहा है, हर घर के अंदर अगर आप देखें तो, ठीक है? वो अलग सी बात है कि हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम देने की जरूरत है जिसकी वजह से हम लोग, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग ये दे पाए, ठीक है? सेकंड ये कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब हम लोग अपने इमोशंस को रिप्रेस करते जाएंगे, अपने इमोशंस को दबाते जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई असर हमारी जो जहनी सेहत है उसके ऊपर पड़ेगा। तो जैसे ही जहनी सेहत हमारी खराब होगी तो उसी की वजह से हम लोग इमोशनली भी अनहेल्थी होंगे, हम लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होंगे, हम लोग इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार होंगे। तो ये वो वजूहत हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर हम लोग फेस करते हैं, ठीक है? और अगर हम लोग इसको मजीद बढ़ाते जाएंगे तो वो सवेयर मेंटल डिसऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है? तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अपने आप को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अपने आप को मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और इमोशनल तौर पे हेल्थी रखें, और ओवरकम करने के लिए भी अपने आप को सो मेंटेन अवैस, करें। क्या आप जो मेल हमें देख रहे हैं इस वक्त या जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, क्या आप उनके लिए कोई टिप्स शेयर कर सकते हैं? देखिए, हम ये तो मानते हैं कि इमोशनल चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है? लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल। फीमेल्स भी बर्दाश्त करती है, मेल्स भी करते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में किसी किस्म का चैलेंज आए तो मेल्स अपने इमोशंस को कैसे डील करें, कैसे एक्सप्रेस करें, किसके पास जाए, क्या हेल्दी एक्टिविटीज वो यूज कर सकते? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो ये है कि 3 वे ऐसे हैं जिसके बिहाव पे हम लोग जो है अपने आप को मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे और फिजिकली तौर पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली जो बात वो बताती ये है कि हम लोग जो है एक अपनी थेराप्यूटिक हॉबीज फाइंड आउट करें, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये है कि मैं मिसाल लेता हूँ, अगर एक पर्सन, एक मेल जो है वो इमोशनली अनहेल्थी है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और वो डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव लाइक मूड, सैडनेस और क्राइंग वगैरह का सिम्टम फेस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी हॉबीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, थेरेप्यूटिक हॉबीज। हम लोग अपनी थेरेप्यूटिक हॉबीज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं मिसाल लेता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक मर्द जो है जैसे कि वो वॉक करेगा, क्रिकेट खेलेगा, इसके अलावा वो बैडमिंटन खेलेगा, इसके अलावा मतलब वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो जिसमें वो इन्वॉल्व हो सके, और वो अपने आप को इन्वॉल्व करे उस एक्टिविटीज के अंदर, और उससे वो अपने आप को अपनी एक अनहेल्थी इमोशन से रिकवर अप हो सकता है। सेकंड, ये सेकंड पॉइंट मैं बताने लगा हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तो वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, ठीक है? तो वो अब एक ऐसा थेरेपिस्ट देखे जिसके बिहाव पे वो अपने को ज़्यादा अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है। अब उसके हवाले से ये है कि सोसाइटी के अंदर बेतहाशा आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप भी काम कर रही हैं।
तो जो मर्द अपने आप को सेल्फ बेस पे इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ पा रहे, तो उनको चाहिए कि वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिलेक्ट करें और अपने आप को उससे डिस्कस करें, और ताकि वो अपने आप को, अपने इमोशंस को वैल्यूएबल बनाए। ठीक है, अगर वो अपने आप को अवेलेबल बनाते हैं तो बहुत जल्दी वो अपने अनहेल्थी इमोशंस को और सिम्टम्स को सिफ्ट करा पा सकते हैं। अवैस, आपके पास जो है पेशेंट ज्यादातर मेल्स किस डिसऑर्डर्स के साथ आजकल आ रहे हैं? जी मैम, मेरे पास जो आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो ये है कि मैं सीधी सी बात कहूँगा कि वो ये सबसे पहले ये इशू आता है, सबसे पहले वो आता है इकोनॉमिक स्टेटस का। आजकल क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं कि कोविड की वजह से हम जो मेल हैं मोस्ट प्रोबेबली जो है ना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे एजुकेटेड पर्सन हैं और जो जिन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं वो बेचारे वो भी बेरोजगार हैं, क्योंकि जॉब आ नहीं रही है, और उसकी वजह से, और जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो भी, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनका बिजनेस भी डाउन चला गया। तो ये वो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने बड़ी मेरे। खूबसूरत बात की कि हम एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बड़ी जल्दी डिसऑर्डर्स पे जंप कर जाते हैं कि किस डिसऑर्डर के पेशेंट आ रहे हैं। आपने जरा डिसऑर्डर से पहले वाली बात पकड़ ली कि मैडम वो तो पकड़े ना किस वजह से डिसऑर्डर हो रहे हैं। कि जी सबसे जी बड़ी बिल्कुल। बात कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रेशर, एक मर्द जिसने पूरा खानदान संभालना है, हर एक के आगे वो अकाउंटेबल है। रात को घर पे अगर वो रोटी नहीं लेकर आता या बच्चों को ईद के कपड़े नहीं लेके देता, तो उसके लिए तो एंजाइटी है। और अगर ईद गुजर जाती है, उसने अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं लेके दिया, तो वो पास्ट उसके लिए डिप्रेशन बन जाता है। तो डेफिनेटली आजकल तो ये फाइनेंशियल बर्डन और बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जी कोई प्रॉब्लम्स आपको मेल्स रिपोर्ट कर रहे हो? जी मैडम, इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट लीडिंग काज है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये आती है रिलेशनशिप ब्रेकअप। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत से ऐसे यंग, आप कह लें कि टीन एज के अंदर जो बॉयज आते हैं, मेल आते हैं। इसके अलावा जैसे कि एज लाइक 18 से लेके बिलो 18 से भी आप कह लें, आज के तो बिलो 18 से स्टार्ट हो गए होते हैं। बिलो 18 से लेके 25 तक, 30 तक जो है ना वो इसी रिलेशनशिप इश्यू के साथ आ रहे नहीं होते हैं। नहीं अवैस, लिमिट तो छोड़ देना। मेरे पास 14 साल से लेके 50 साल का बंदा तक आता है। लिमिट तो छोड़ दे। लिमिट कोई नहीं अ, आजकल। 13 साल से 50 साल तक का बंदा रिलेशनशिप में है और उसके मसाइल के साथ है। चलो, बिल्कुल फीमेल्स बिल्कुल तो ऐसे। आती है जब हमारे पास, तो हम उन्हें एक डायलॉग कह देते हैं कि जी तुम्हें मर्दों का नहीं पता, मर्द तो होते ही ऐसे हैं, दफा करो, आग लगाओ। तो जब आपके पास मेल्स आते हैं, उनको फिर आप क्या करते हैं? उनका मैडम सबसे पहले तो ये होता है कि उनके मेरा जो बेसिक पर्पस ये होता है कि उनके फैक्टर फाइंड आउट करूं, क्योंकि हर एक क्लाइंट जो है वो डिफरेंट फैक्टर के साथ आया होता है, डिफरेंट वजूहात के साथ आया होता है। कि हर किसी की एक रिलेशनशिप में डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे पहले तो, अब कोई ऐसे होते हैं जो कि 2 इयर्स के गैप के साथ आए होते हैं, कुछ 3 इयर्स के साथ रिलेशनशिप के साथ आए होते हैं, कुछ 4 ईयर के साथ, कुछ फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड के साथ आए होते हैं। तो जितना वो क्रोनिक होता है उतना वो टाइम टेकिंग होता है, जितने वो मतलब आप कह लें एक्यूट फेज में होते हैं उतने वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ये वो फेज डिपेंड कर रही होती है कि वो कितने ईयर्स के साथ वो आपके पास तशरीफ लेके आ रहे हैं, और कितना, ये बेसिकली टाइम पीरियड बड़ा इस पे मैटर करता है। वो जितने क्रोनिक होंगे उतना ज्यादा वो आप कह लें कि उसमें बिल्कुल ओवरकम में उसमें ऐसे ही प्रॉब्लम। है, क्योंकि रिसर्चेस यही कहती हैं कि जो मोहब्बत है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई एडिक्शन है। जितने ड्रग की एग्जैक्टली। पोटेंसी आप ज्यादा लेते जा रहे हैं, उतने आपके अंदर वो ड्रग घुलता जा रहा है। तो अगर एक बंदा आपके साथ पास ड्रग एडिक्शन की आखिरी स्टेज पे आ रहा है, तो उसके अंदर से ड्रग को डिटॉक्स करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो बल्कि जाता है, बिल्कुल। रिसर्चेस ये भी दिखाती हैं कि आपका जो सीटी स्कैन है वो भी बदल जाता होता है जब आप बहुत ज्यादा मोहब्बत में होते हैं। तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एडिक्शन की वो जो स्टेज होती है, वो जिस स्टेज पे आए, डिपेंड करता है जी। अब उसकी रिलेशनशिप को 4 साल हो गया, फिर डिपेंड करता है कि क्या वो सिर्फ वर्बल रिलेशनशिप थी या वो फिर आगे फिजिकल भी हो गई। तो डेफिनेटली जो नंबर 2 प्रॉब्लम है, अगर हम फाइनेंशियल के बाद देखें तो मेल्स पे हर उम्र में, ये नहीं कि बच्चे या जवान, बूढ़े भी, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अपनी जिंदगियों से, अपनी शादियों से सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो एनीथिंग एल्स जो कि आप आज के टॉपिक में अवैस ऐड करना चाहेंगे एंड पे? जी मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि
खुदारा अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने आप को हेल्थी हैबिट्स के साथ मेंटेन करें, अपनी थेरेप्यूटिक हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करें, कोशिश करें कि ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि आपको मेंटल इश्यूज के साथ ना आना पड़े, ना ही आप उसको फेस करें। अपने आप को फिजिकली जो है वो इनरोल करें, जैसे कि आजकल आप कह लें कि क्रिकेट तो चले मुश्किल हो गई है, लेकिन अपने आप को रनिंग में, जॉगिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, ऐसी बहुत सी गेमिंग है जिसमें आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वो हेल्थी एक्टिविटीज़ है जो कि आपको इससे बचाती हैं, इससे रिकवर करवाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैडम कि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है अभी, मतलब मेरा अर्ली स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके कि हम इस चीज़ से कवर करवा सकें। सेकंड ये कि अगर वो अपने आप को कवर अप नहीं कर पा रहे या कोप नहीं कर पा रहे, तो वो बराहे करम जल्द अज जल्द जो है किसी थेरेपिस्ट के साथ रब्ता करे, ताकि वो अपने आप को इस चीज़ से, इस जो है एक ज़हनी बीमारी से बचा सके जल्द अज जल्द। बिल्कुल। और अगर आप अवैस के साथ अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो ऊपर अपॉइंटमेंट नंबर आ रहा है, आप उस पर राब्ता करें, आपको हम अवैस के साथ अपॉइंटमेंट ले देंगे। अगर आप गुजरावाला जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जा सकते तो अवैस के साथ आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर किसी जी। मेल को लगता है वो लाहौर में है और लाहौर में मेल साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा, तो वो हमेशा अवैस से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वैसे लाहौर और अवैस का रास्ता इतना लंबा नहीं है। एंड पे मैं बिल्कुल। थोड़ी सी बातें ऐड करना चाहूंगी। जब हम इमोशनैलिटी की बात करते हैं मेल्स की, जब कोई भी मेल मेरे क्लिनिक आता है तो मैं उन्हें 3-4 बातें कहती हूँ जो कि मैं ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि आप मर्द हैं या औरत है, सबसे पहले अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें। ठीक है, हर इंसान में इमोशंस होते हैं, उसमें गिल्ट भी है, सैडनेस भी है, एंजाइटी भी है, एंगर भी है, और ये बड़े हेल्दी इमोशंस हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक शख्स आया, उसने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा और आपके मुझे गुस्सा नहीं आया। अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो आप नॉर्मल इंसान नहीं है। आपकी बेगम ने आपको रात को खाना नहीं दिया और आपको गुस्सा नहीं आया तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, मसला कब आता है, जब आपके जो इमोशंस है उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, आपका एंगर कन्वर्ट हो जाए एग्रेशन में, आपकी सैडनेस कन्वर्ट हो जाए डिप्रेशन में, आपका गिल्ट कन्वर्ट हो जाए रिमोर्स में। आपके जो इमोशंस है प्रॉब्लमेटिक तब होते हैं। इमोशंस को एक्सपीरियंस करना बड़ी नॉर्मल बात है। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मल हेल्दी इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। उसे गुस्सा भी आता है, वो सैड भी होता है, वो परेशान भी होता है। बेशक वो मर्द है, बेशक वो औरत है, इंसान है तो इमोशंस है। और यही फर्क इंसान और जानवर में है कि इंसान के अंदर इमोशंस है और जानवर के अंदर इमोशंस नहीं है। ठीक है। तो गुड कह आप रहे जो हैं। है अपने आप को सबसे पहले तो इंसान कंसिडर करें, और दूसरी बात कि इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, आप पाकिस्तानी सोसाइटी में हैं जहाँ पे आपको बचपन में ही कह दिया गया है कि बेटा बेटा तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं है, तुम लड़के हो के रो रहे हो, आपको ट्रेन कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये करने की जरूरत है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है आप उनको ऐसे ट्रेन ना करें कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम लड़की हो, तुम ये कर नहीं सकते। जेंडर इक्वालिटी पे इमोशंस को ट्रेन करें। आपके घर में जो भाई हैं, फादर हैं, आपके मेल कजिन्स हैं, आपके मेल कोलीग्स हैं, आपके मेल फ्रेंड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उन्हें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें, उनसे जाके पूछें क्या आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है? क्या आपकी मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? एट द सेम टाइम आपको एज़ अ फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो डिस्टेंस मेंटेन रखने की भी बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफेरेंस का एलिमेंट आ सकता है। लेकिन कोशिश करें कि जितने भी मेल्स आपके इर्द-गिर्द हैं उनको इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करें। और जितने मेल्स हैं जो कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग समझते हैं, वो बजाय एक दूसरे को ये कहने के कि यार मर्द बन, यार मर्द बन, एक दूसरे को ये बताएं कि अगर आप इमोशनली अपसेट हैं तो मेरे साथ शेयर करें, और उसे ये बताएं कि जैसा आप फील करें वो वैसा मैं भी फील करता हूँ। उसे ये ना कहे कि ये जो फीलिंग है ये पागलपन की है, ये बुस्तिल इंसान की है, उसको नॉर्मलाइजेशन की फीलिंग दे। जब आप एक इंसान को नॉर्मलाइज कर देते हैं ना तो वो आधा वहीं पे ठीक हो जाता है।
उसके बावजूद जैसा कि अवैस साहब ने कहा कि अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको किसी से हेल्प नहीं मिल रही, आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिल रहा, कोई आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, कोई आपके साथ एम्पैथी शो नहीं कर रहा, तो यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मेल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फीमेल्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जब आपके इमोशंस हील हो जाते हैं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जैसे अवैस ने अभी कहा कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, आप इमोशनली इतना टूट चुके होते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते। सो हमारा एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता, हमारा काम होता है आपके इमोशंस को हील करना। सो अगर आपको लगता है कि यू आर अनएबल टू हील योर इमोशंस, तो यू कैन ऑलवेज विजिट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यू कैन विजिट अवेस, यू कैन विजिट टीम ऑफ पॉजिटिवली हैप्पी। अब तो आपके लिए हर अफोर्डेबिलिटी रेट पे पॉजिटिवली हैप्पी पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 500 रुपए से लेके 3500 रुपए तक मौजूद है, ठीक है? क्योंकि हमारा गोल यही है कि हम सबकी हेल्प कर सकें। एनीथिंग अवेस जो कि आप एंड पे ऐड करना चाहते हो? जी मैम, मेरा सबसे एक मेरा मोटो ये है कि सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिंदगी, हेल्थी माइंड एंड हेल्थी लाइफ। सीधी सी बात है मैम, अगर आप हेल्थी आपका माइंड होगा तो आप अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे, और अगर आपका माइंड ही हेल्थी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो आपकी खुशी वाली ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसे ही है कि चलता फिरता जो है ना, वो आपकी बेजान इंसान समझ। ठीक है, तो बिल्कुल। मेरी ये कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने अपने माइंड को, अपनी जहनी सेहत को हेल्थी बनाएं, और उससे ज़्यादा अच्छी कोशिश करें कि वो इम्प्रूवमेंट आए, उसके अंदर। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अपने आप को मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे हेल्थी कंसिडर करें, और हेल्थी दिमाग होगा तो हेल्थी लाइफस्टाइल होगा। अगर आपका हेल्थी दिमाग नहीं है तो हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं होगा। डेफिनेटली जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जैसे हमारी सीबीटी कहती है, जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे और वैसा बिहेव करोगे। इसी के साथ जी साथ हम अवैस का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच अवैस फॉर ज्वाइनिंग अस। जब भी मैंने अवैस को कहा है, अवैस ने ना टाइम पे एतराज़ किया, ना दिन पे एतराज़ किया है। हमेशा बेचारा मेरे कहने पे आ जाता, रात के 11 बजे मैंने उसको बुला लिया, बुलाने का टाइम कोई नहीं था, बट स्टिल थैंक यू सो मैडम, मच अवैस। आपकी बात मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी आप बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आप उन काबिल इज्जत टीचरों में से हैं जिनको मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता। यू आर ऑलवेज माई जज़ाकल्लाह। फेवरेट टीचर, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी में कभी भी आपको जो है ना वो जो है वो नदामत का जो है ना वो सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे हाथ से। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जी खुश रहें, जी मैम, सलामत रहें, इंशाल्लाह। अपना जी बहुत मैडम, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज। एवरीवन। अल्लाह हाफिज।